नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। मैं निकिता आपके साथ। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने अमेरिकी टैरिफ को लेकर प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा है। रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में केजरीवाल ने कहा कि अमेरिका ने भारत पर 50% टैरिफ लगाया, लेकिन मोदी सरकार ने न केवल जवाबी कदम नहीं उठाए बल्कि अमेरिका पर पहले से लगे 11% टैरिफ भी हटा दिए। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि कनाडा ने अमेरिका के 25% टैरिफ का जवाब 35% टैरिफ लगाकर दिया था, जिसके बाद ट्रंप झुक गए थे। पीएम मोदी से अपील करते हुए केजरीवाल ने कहा कि मोदी जी, आप हिम्मत दिखाइए, अमेरिका से आने वाले सामान पर 75% टैरिफ लगाइए। देश इसे बर्दाश्त करने को तैयार है। पूरा देश आपके साथ खड़ा होगा। उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को कायर और डरपोक भी कहा। जानकारों का मानना है कि भारत को इस चुनौती से निपटने के लिए अपनी अर्थव्यवस्था मजबूत करनी होगी और अन्य देशों के बाजारों में विकल्प तलाशने होंगे। पंजाब में आई बाढ़ ने न सिर्फ किसानों की मुश्किलें बढ़ाई हैं, बल्कि आम आदमी पार्टी की अंदरूनी कलह को भी उजागर कर दिया है। पार्टी के एक आंतरिक सर्वे में सामने आया कि मुख्यमंत्री भगवंत मान का ग्राफ गिर रहा है और लोगों की उम्मीदें उनसे टूट रही हैं। चर्चाएं हैं कि पार्टी में दिल्ली लॉबी प्रशासन पर नियंत्रण बनाए हुए है, जिससे कई विधायकों में नाराजगी है। इस बीच खबरें हैं कि अरविंद केजरीवाल 2027 चुनाव से पहले पंजाब में नया नेतृत्व लाना चाहते हैं और इंदरबीर सिंह निज्जर, अमन अरोड़ा और हरपाल सिंह चीमा को आगे बढ़ाने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। उधर बाढ़ से पंजाब के 8 जिलों में धान की फसल तबाह हो गई और मवेशियों पर भी संकट आ गया। मुख्यमंत्री मान ने केंद्र सरकार से विशेष सहायता की मांग की, लेकिन राजनीतिक हलकों में यह भी चर्चा तेज है कि केजरीवाल और मान के बीच मतभेद गहराते जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल में टीएमसी के विधायक अब्दुल रहीम बख्शी ने भाजपा नेता शंकर घोष को कथित तौर पर तेजाब डालने की धमकी दी है। यह विवाद मालदा जिले में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान उस समय भड़का जब बख्शी ने आरोप लगाया कि घोष ने बंगाल के प्रवासी मजदूरों को रोहिंग्या और बांग्लादेशी कहा था। बख्शी ने चेतावनी दी कि अगर ऐसे बयान दोहराए गए तो वे घोष का मुंह तेजाब से जला देंगे। इससे पहले भी बख्शी विपक्षी नेताओं को हिंसक धमकियां दे चुके हैं। उन्होंने स्थानीय लोगों से भाजपा का बहिष्कार करने और पार्टी के झंडे फाड़ने की भी अपील की। इस पर भाजपा नेता प्रदीप भंडारी ने जवाब दिया कि भाजपा कार्यकर्ता झुकेंगे नहीं, डरेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं और मोदी के विजन पर भरोसा करते हैं। मालदा से भाजपा सांसद खगेन मुर्मू ने इसे टीएमसी की संस्कृति बताते हुए आरोप लगाया कि पार्टी लोगों को डराकर राजनीति करती है। भाजपा सांसद राजीव प्रताप रूडी ने अपने ही साथी सांसद निशिकांत दुबे पर गंभीर आरोप लगाए हैं। न्यूज लॉन्ड्री को दिए एक इंटरव्यू में रूडी ने दुबे को अहंकारी बताया और कहा कि संसद में वो खुद को सरकार मानते हैं। रूडी ने साफ कहा कि वह दुबे की सरकार का हिस्सा नहीं है और स्वतंत्र रूप से काम करते हैं। यह विवाद दिल्ली कॉन्स्टिट्यूशन क्लब चुनाव से जुड़ा है, जहां दुबे ने भाजपा सांसद संजीव बालियान का प्रचार किया था, जो रूडी के खिलाफ खड़े थे। रूडी का आरोप है कि दुबे ने उनके खिलाफ गृह मंत्री अमित शाह का नाम घसीटा और यह अफवाह फैलाई कि शाह उनके खिलाफ हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा का पूरा समर्थन मिला था। रूडी ने कहा कि दुबे संसद में शो चलाना चाहते हैं और उन्होंने ही तय किया था कि वे यह चुनाव ना जीतें। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में भारत के प्रति नरम रुख दिखाया है, जबकि उन्होंने पहले भारत पर भारी व्यापार शुल्क लगाए थे। पूर्व भारतीय राजनयिक केपी फैबियन का कहना है कि ट्रंप को समझ में आ गया है कि उनकी आक्रामक टैरिफ नीति असरदार नहीं रही। रूसी तेल खरीद के चलते भारत पर कुल 50% टैरिफ लगाया गया, लेकिन इससे भी वांछित परिणाम नहीं मिले। ट्रंप ने भारत और अमेरिका रिश्तों को बेहद खास बताया और प्रधानमंत्री मोदी से अपनी दोस्ती पर जोर दिया, जिस पर मोदी ने भी सकारात्मक प्रतिक्रिया दी। हालांकि फैबियन ने चेताया कि यह अभी ट्रंप की टैरिफ नीति का अंत नहीं है। उन्होंने कहा कि भारत किसी के सामने झुकेगा नहीं और सभी से दोस्ती चाहता है। फिलहाल व्यापार समझौते की बातचीत रुकी हुई है, क्योंकि भारत अमेरिकी कंपनियों के कृषि और अन्य क्षेत्रों में प्रवेश पर सीमाएं बनाए रखना चाहता है। वहीं पूर्व राजनयिक जावेद अशरफ ने कहा कि भारत को किसी भी शक्ति समूह का हिस्सा बनने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जीएसटी में हुए हालिया बदलावों पर मोदी सरकार को घेरते हुए कहा कि कांग्रेस ने 8 साल पहले ही सिर्फ 2 स्लैब रखने की सलाह दी थी। खड़गे ने रविवार को पत्रकारों से कहा कि अगर सरकार गरीबों के हित में काम करती है तो कांग्रेस हमेशा समर्थन करेगी, लेकिन भाजपा ने गरीबों के नाम पर केवल वोट बटोरे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि 4 से 5 स्लैब रखकर जनता को लूटा गया। खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि नेहरू के समय से भारत ने गुटनिरपेक्ष नीति अपनाई थी,
लेकिन मोदी ने अमेरिका के ट्रंप के साथ नजदीकी दिखाकर देश की छवि खराब की। बता दें कि जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक में 12% और 28% स्लैब हटाकर अब 5% और 18% किए गए हैं, जबकि लग्जरी और सिन गुड्स पर 40% का नया स्लैब जोड़ा गया है। ये बदलाव 22 सितंबर 2025 से लागू होंगे। कर्नाटक की अलंद विधानसभा में 2023 चुनाव से पहले बड़ी वोटर लिस्ट हेराफेरी का मामला सामने आया था। यहाँ 5,994 मतदाताओं के नाम फर्जी तरीके से हटाने की कोशिश की गई। जांच में पता चला कि 6,018 फॉर्म 7 जमा हुए थे, जिनमें से सिर्फ 24 ही सही थे और बाकी नकली। आरोप है कि कांग्रेस समर्थक वोटरों को निशाना बनाया गया। इस साजिश का पता तब चला जब एक बूथ लेवल अधिकारी को अपने ही भाई का नाम हटाने का फर्जी फॉर्म मिला। मामला सीआईडी को सौंपा गया, लेकिन चुनाव आयोग ने जरूरी तकनीकी डेटा जैसे आईपी लॉग्स और ऐप डिटेल साझा नहीं किए, जिससे जांच अटक गई। कांग्रेस ने इसे वोट चोरी करार देकर बीजेपी और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर मिली भगत का आरोप लगाया, जबकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने आरोपों को झूठा बताया। अब उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप और 10 सितंबर को होने वाली सीईओ की बैठक से जांच में नई दिशा मिलेगी। बता दें कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 10 सितंबर को सीईओ कॉन्फ्रेंस बुला रहा है, जहां देश भर में एसआईआर की तैयारी पर चर्चा होगी। बीएसपी प्रमुख मायावती ने रविवार 7 सितंबर को लखनऊ में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने पार्टी संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने की समीक्षा की। मायावती ने अमेरिका द्वारा लगाए गए 50% ट्रंप के टैरिफ पर चिंता जताई और कहा कि मोदी सरकार को इससे बचने के लिए ठोस सुधारवादी नीतियां अपनानी होंगी, वरना गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी और पलायन जैसी समस्याएं और गंभीर हो सकती हैं। उन्होंने धार्मिक स्थलों और संतों का निरादर कर सामाजिक माहौल बिगाड़ने की घटनाओं पर भी गहरी चिंता जताई और सरकारों से कड़ा कानूनी रवैया अपनाने की अपील की। साथ ही मायावती ने 9 अक्टूबर को कांशीराम की पुण्यतिथि पर लखनऊ में होने वाले राज्यव्यापी कार्यक्रम को ऐतिहासिक रूप से सफल बनाने का आह्वान किया और कहा कि वे खुद इसमें शामिल होकर भविष्य की राजनीतिक चुनौतियों पर चर्चा करेंगी। जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा ने रविवार को इस्तीफा दे दिया। यह फैसला उन्होंने जुलाई में हुए संसदीय चुनावों में अपनी पार्टी की ऐतिहासिक हार के बाद लिया। उनकी पार्टी लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के भीतर से लगातार दबाव बढ़ रहा था कि वे हार की जिम्मेदारी लें। इशिबा ने अक्टूबर में ही प्रधानमंत्री का पद संभाला था, लेकिन 1 महीने से अधिक समय तक उन्होंने इस्तीफे की मांगों को यह कहकर नजरअंदाज किया कि इससे देश में राजनीतिक अस्थिरता बढ़ेगी। हालांकि पार्टी के भीतर दक्षिणपंथी धड़े का दबाव लगातार बढ़ता गया। एपी की रिपोर्ट के अनुसार उनका इस्तीफा एलडीपी द्वारा नए नेतृत्व चुनाव कराने के फैसले से ठीक 1 दिन पहले आया है। अगर चुनाव की प्रक्रिया आगे बढ़ती तो यह इशिबा के खिलाफ एक तरह का अविश्वास प्रस्ताव माना जाता। अमेरिकी दक्षिणपंथी कार्यकर्ता लॉरा लमूर ने दावा किया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी कंपनियों को भारतीय आईटी कंपनियों को आउटसोर्सिंग करने से रोकने पर विचार कर रहे हैं। एक्स पर उन्होंने लिखा कि इससे अमेरिकियों को कॉल सेंटर सेवाओं के लिए अंग्रेजी बोलने की परेशानी नहीं होगी। लूमर ने इसे लेकर उत्साह भी जताया। इस मुद्दे पर ट्रंप के व्यापार सलाहकार पीटर नवारो ने कथित रूप से सहमति व्यक्त की है, लेकिन स्पष्ट नहीं है कि भारतीय आईटी कंपनियों जैसे टीसीएस, इन्फोसिस और विप्रो पर पूर्ण प्रतिबंध लगेगा या सिर्फ विदेशी सेवाओं पर टैरिफ लगाए जाएंगे। यह विवाद भारतीय कॉल सेंटरों और भाषा संबंधी धारणाओं को भी उजागर करता है। प्यू रिसर्च के अनुसार लगभग 84% भारतीय अंग्रेजी बोल सकते हैं, जबकि अमेरिका में 78% लोग केवल अंग्रेजी बोलते हैं। यह बहस भारत और अमेरिका के व्यापार तनाव और टैरिफ सेवाओं और पसार पहुंच के मुद्दों को और बढ़ा सकती है। रूस के रात भर हुए ड्रोन और मिसाइल हमलों के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने सहयोगी देशों से अपील की है कि वे पेरिस बैठक में बनी सहमति को तुरंत लागू करें। जेलेंस्की ने बताया कि रूस ने यूक्रेन पर 800 से अधिक ड्रोन और 13 मिसाइलें दागी, जिनमें 4 बैलिस्टिक मिसाइलें थीं। दरअसल हाल ही में पेरिस में हुई बैठक में यूक्रेन की सुरक्षा गारंटियों को लेकर समझौता हुआ था। जेलेंस्की ने कहा कि अब सहयोगियों को उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। वहीं रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सहयोगियों द्वारा युद्ध विराम के बाद रीअश्योरेंस फोर्स भेजने के सुझाव को खारिज करते हुए चेतावनी दी कि यूक्रेन में तैनात ऐसी कोई भी सेना रूस के लिए वैध निशाना होगी। इस बीच यूक्रेन ने भी रूस पर ड्रोन हमले किए हैं। यूक्रेन की राजधानी कीव में रूस के बड़े ड्रोन हमले में कम से कम 2 लोग मारे गए हैं। यूक्रेन की वायुसेना के अनुसार रूस ने 800 से अधिक ड्रोन दागे, जिनमें से 13 सीधे कीव के कैबिनेट भवन पर गिराए गए। यह इमारत यूक्रेन के मंत्रियों का कार्यालय है। हमले के बाद इमारत की छत से
धुएं का गुबार उठता देखा गया। दमकल और एम्बुलेंस मौके पर पहुंची, लेकिन पुलिस ने इमारत में प्रवेश रोक दिया। यह पहली बार है जब रूस ने शहर के केंद्र में सरकारी इमारत को सीधे निशाना बनाया। प्रधानमंत्री यूलिया स्वीरिडेंको ने कहा कि इमारत की ऊपरी मंजिल और छत को नुकसान पहुंचा है और मरम्मत की जाएगी, लेकिन मारे गए लोगों को वापस नहीं लाया जा सकता। यूक्रेन की वायुसेना ने बताया कि यह हमला अब तक का सबसे बड़ा रूसी ड्रोन हमला था, जिसमें 13 मिसाइलें भी शामिल थी। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.